अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम राइटिंग स्किल्स की तरफ मूव करेंगे, लेकिन राइटिंग से पहले मेरे ख्याल में हमें लिसनिंग स्किल्स पे बात कर लेनी चाहिए। लिसनिंग स्किल्स क्या होते हैं, इनको इम्प्रूव कैसे करना है, पर्टिकुलरली बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर लिसनिंग स्किल्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। और अपेरेंटली बंदे को लगता है कि लिसनिंग स्किल्स आर मोर इजियर देन राइटिंग स्किल्स या किसी भी और तरह के वर्बल और नॉन वर्बल, लेकिन लिसनिंग स्किल्स जो हैं ये ज़्यादा मायने रखते हैं। अब लिसनिंग स्किल्स में अगर आप पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं लिसनिंग वर्सेस हेयरिंग। हर चीज़ जो आप सुन रहे होते हो वो आप लिसन नहीं कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हो, वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, यू डोंट केयर कि लिरिक्स क्या हैं या कोई म्यूजिक क्या है, आप अपना काम कर रहे हो, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट नॉइज। वो एक फ्रीक्वेंसी है जो आपके कान से टकरा रही है और वो एक नॉइज क्रिएट कर रही है, दैट्स इट। लेकिन जब आप बात करते हैं लिसनिंग की, एक्टिव लिसनिंग की, तो उस वक्त जो साउंड वेव आपके कान से टकरा रही है तो आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, उससे नताइज ले रहे हो, उससे रिजल्ट्स निकाल रहे हो, एंड यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंटरप्रेट एंड कंज्यूम दैट इंफॉर्मेशन। तो लिसनिंग स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम हमें क्या आता है, मेजर प्रॉब्लम क्या आता है, फोकस लेवल का। आप सुन रहे हो, बात समझ में आ रही है और आप सुन रहे हो एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका ध्यान कहीं दही लेने चला गया या किचन में चला गया या किसी के नेगेटिव बात पे चला गया, दिमाग कहीं थोड़ी देर के रुका, तो वो आपकी एक्टिव लिसनिंग थोड़ी देर के लिए पैसिव हियरिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपके 15 मिनट के एक सेशन है और 15 मिनट के अंदर आपने 3 मिनट एक्टिव लिसनिंग से, एक्टिव लिसनिंग क्या है कि आप चीज़ को, अल्फाज को समझ रहे हो, उसको कंक्लूड कर रहे हो, उससे नताइज ले रहे हो, अपनी वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो, एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हो, अटेंशन के साथ सुन रहे हो, वो एक्टिव लिसनिंग है। लेकिन थोड़ी देर के लिए जब आपका दिमाग कहीं और जाता है तो वो ऐसे ही हो जाता है जैसे आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर हैं और पीछे क्या हो रहा है यू डोंट केयर। इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं आप। तो हो सकता है कि इस वक्त आपको, अगर आपके कमरे में एसी चल रहा है या कोई बाहर से नॉइज़ आ रही है, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही होगी क्योंकि आपका सारा ध्यान इन वर्ड्स पे है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस वक्त कोई बंदा बैठ के ये सोच रहा होगा कि 3 महीने बाद पैसे कैसे कमाऊँगा? वो ये सोच रहा होगा कि इसके बाद कौन-सा लेक्चर देखना है? वो ये सोच रहा होगा कि क्लाइंट की डेडलाइन है। हो सकता है कोई ये सोच रहा होगा किचन में हांडी रख के आई हूँ। हो सकता है वो ये सोच रहा होगा कि इसके बाद दही लेने जाना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग हियर। तो वो जो एक्टिव लिसनिंग है, वो थोड़ी देर के लिए पैसिव हियरिंग की तरफ चली जाती है और यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन के अंदर गैप्स आ जाते हैं। अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो बीच-बीच में से आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो आप क्वालिटी डिलीवरी नहीं कर पाओगे। क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन, अगर फ्रीलांसिंग में क्लाइंट आया, वो क्लाइंट की आप बात पूरी 15 मिनट की नहीं सुनी, उसकी स्पेसिफिकेशन मिस कर गए और वो स्पेसिफिकेशन मिस होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा। रिलेशंस में आप लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं कोई बात या कम्युनिकेट कर रहे होते हो और आप बीच में थोड़ी देर के लिए दिमाग आपका बाहर जाता है, कॉन्टेक्स्ट सारा चेंज हो जाता है। आप एक अपनी ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो आपने ये फिगर आउट करना है कि एक्टिव लिसनिंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, क्या व्हाट यू रियली डू कैन डू। कि आप आइल्स के जो टेस्ट होते हैं, जो प्रॉब्ली यूके जाने के लिए जो आइल टेस्ट होता है, उसके कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेस्ट के ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, जहाँ पे आप जाके अपने लिसनिंग स्किल्स टेस्ट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपको एक ऑडियो प्ले की जाएगी, आप उसको 10 मिनट के लिए सुनते हो और फिर उसके फ़ौरन बाद जो है आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हो। तो वो अंदाज़ा लगाता है कि आपने वो जो उसको सुना और जो सुनते-सुनते आपने जवाब दिया, सुनते-सुनते भी दे सकते हैं, सुनने के बाद भी दे सकते हैं, तो आपकी जो लिसनिंग और रिटेंशन थी वो कितनी अच्छी थी। और ये प्रैक्टिस करने से बढ़ती है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी भी किसी की बात सुनते वक़्त कंक्लूजन्स पे जंप मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई बात कर रहा है, आपका क्लाइंट है, वो बात करते-करते ये कहता है कि यार आपके साथ काम शुरू किया था लेकिन अब काम सही नहीं हो रहा और आप फ़ौरन से एग्रेसिव हो जाते हो, मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, इसने ये वर्ड कैसे यूज़ कर दिया?
लेकिन हो सकता है कि वो उस कन्वर्सेशन के एंड में ये बताए कि उसको जो एप्रीहेंशंस हैं, उसको जो डर है, अगर उसको लग रहा है काम सही नहीं हो रहा तो किस बात पे नहीं हो रहा। जैसे ही आप सुनते-सुनते इम्पल्सिव होते हैं, इसे कहते हैं इम्पल्सिव हो जाना, ट्रिगर होते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, किसी की बात पूरी नहीं सुनते, तो ये हो नहीं सकता कि आपको सामने वाला बंदा पूरे तरीके से समझ आ जाए। और इन द बिज़नेस वर्ल्ड जब आप क्लाइंट हैंडलिंग कर रहे होते हैं और अगर क्लाइंट की बात आपको समझ में नहीं आई, बॉस की बात आपको समझ में नहीं आई, तो आपका बिज़नेस और आपकी जॉब दोनों ही नहीं चल सकती। रिलेशंस भी नहीं चल सकते इस तरह से कि अगर आप प्रॉपरली बात को समझ नहीं रहे हो और ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन या लिसनिंग के दौरान आप इम्पल्सिव हो जाते हो, आप एकदम से नतायज अखज़ करना शुरू कर देते हो। अच्छा, अब इसके कुछ तरीके होते हैं कि आप अपनी लिसनिंग जो अंडरस्टैंडिंग है और जो स्किल्स हैं इसको इम्प्रूव भी करें। अब उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब क्वेश्चंस भी 2 तरह के आप प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो, सवाल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको बता रहा है, तो आप उसे कहते हो कि अच्छा मुझे ज़रा ये क्लियर कर दें कि ये जो लिसनिंग स्किल्स होते हैं हम इनको इम्प्रूव कैसे करें? फॉर एग्जांपल ये सवाल हो गया। तो या आप ये मुझे अगर आपने प्रोब करना है, प्रोब करने में ये होता है कि आप किसी को टेम्प्ट करते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको स्टोरी सुना रहा है और आप उसको कहते हो, "अच्छा ये बताओ उसके बाद क्या हुआ?" ताकि वो उसको उस पॉइंट के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आप उसको प्रोब कर सकते हैं। आप रीफ्रेजिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अब रीफ्रेजिंग टेक्निक में क्या होता है कि ये मैं बहुत करता हूँ अब और इससे बड़े-बड़े लीगल इश्यूज़ कंपनी में आने से बच जाते हैं। वो ये होता है कि क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, अब उसका एक पर्सपेक्टिव है, उसका कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं। तो आप क्या कहते हो कि आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप उसे ये कहते हो, "अच्छा, आप जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मुझसे ये कह सकते हैं।" तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लिसनिंग स्किल इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हमारी क्लाइंट क्वालिटी या प्रोजेक्ट डिलीवरी अच्छी नहीं होगी और जॉब्स के अंदर भी हम एक्सेलरेट नहीं कर सकेंगे। तो आपने क्या किया रीफ्रेज़ किया। अच्छा मुझे ये समझ आई है। तो हम क्लाइंट को अक्सर कहते हैं कि अच्छा यार मुझे आपकी बात से जो समझ में आया ना, आपको ये चाहिए, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो मैं उसको रिफ्रेश करके उसकी बात को दोहराता हूँ, ताकि उसको लगे कि मुझे समझ में आ गया, प्लस मुझे यकीन हो जाए कि हम दोनों एक पेज पे हैं, मुझे उसकी बात समझ में आ गई है। क्योंकि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, क्वेश्चंस, प्रॉब और रिफ्रेज नहीं करूँगा, तो एक मसला आता है। वो मसला है आउट ऑफ ट्यून हो जाना। आपने एक टर्म सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बताता हूँ, क्लाइंट अक्सर यूज़ करते हैं, जी आउट ऑफ ट्यून हो गया बंदा। आउट ऑफ ट्यून का मतलब ये होता है कि आप सुनते-सुनते आपको बात समझ में आ रही है और एकदम से आपका ध्यान कहीं और गया, 2-4 फ़िक्रे समझ में नहीं आए। अब दिमाग जब वापिस आएगा तो क्योंकि चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही तो ब्रेन आपका वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाएगा। इसकी असल एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि आप एक मूवी देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मूवी देख रहे हैं और बीच में आप 10 मिनट के उठ के 15 मिनट आप उठ के चले गए हैं। अब आप वापिस आए तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो आप थोड़े इरिटेट होते हो, उस वक़्त फ़ोकस करना मुश्किल होता है क्योंकि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। जब इन ब्रेन को ह्यूमन ब्रेन को कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ सुनाई तो दे रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे फ़ोकस रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप आउट ऑफ ट्यून हो गए हो। अब अगर आपने नेगेटिविटी के थॉट्स को प्रोवोक किया, आपने जजमेंटल हुए तो आप आउट ऑफ ट्यून हो जाते हो। आपने सवाल नहीं किया, आपको कोई बात बैक टू बैक 2-4 चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप आउट ऑफ ट्यून हो जाते हो। आप देखें ना अंग्रेज़ी मूवी जाके देखें, आप क्यों क्यों आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में मूवीज़ अच्छी लगती है, इंग्लिश मूवीज़ आपको क्यों ज़्यादा वो फ़ैसिनेट नहीं करती अक्सर लोगों को जिनको समझ नहीं आती, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती, वो आउट ऑफ ट्यून हो जाते हैं। तो इस तरह से आप आउट ऑफ ट्यून हो जाते हो। अगर आपने आउट ऑफ ट्यून नहीं होना तो आपको क्वेश्चनिंग करनी है, रिफ्रेजिंग करनी है, प्रॉबिंग करनी है और ख़ास तौर पे आपको जजमेंटल नहीं होना। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर सकते हो तो आप अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते जाते हो। और एक लिमिट ज़रूर होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक 40 मिनट का लेक्चर और हर बंदे की कैपेसिटी हो कि मैं 40 मिनट तक मुसलसल पॉजिटिवली सुन सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए मैंने कहा था कि आप आइल्स के कुछ टेस्ट लें, उसकी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने सुनते वक़्त रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आप उनसे बात कर रहे होते हो और आपकी बात में से कोई बात उनको पसंद नहीं आई। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर फेस एक्सप्रेशन। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर बॉडी लैंग्वेज। वो अपने फेस एक्सप्रेशन से, जेस्चर से या बॉडी लैंग्वेज से अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी स्ट्रेस आप पे डाल देते हैं।
और आप जो बोलने वाला होता है उसका थॉट वैसे ही नेगेटिविटी में चला जाता है। वो पॉजिटिविटी से आपको मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसको पहले ही मैसेज दे दिया कि आपकी बात मुझे पसंद ही नहीं आई। सो आपने रिएक्ट नहीं करना। मैंने आपको पहले कहा था कि यार सक्सेस का एक रूल है कि आप सामने वाला जिंदगी में कोई भी शख्स आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके दिमाग में, दिल में क्या है, तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत रिएक्टिव हैं और 1 मिनट में पता चल जाता है कि आपकी चीज खरीदने गए हो, दुकानदार के सामने इतने एक्साइटेड हो गए, दुकानदार को पता चल गया इसको बहुत पसंद है, रेट बढ़ा दो। आप क्लाइंट के सामने गए, इतने नर्वस हो गए, क्लाइंट को देखते ही पता चल गया ये बहुत नर्वस है, इसको काम नहीं आता। आप वीजा इंटरव्यू देने के लिए गए, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। आप इंटरव्यूज देने जाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। आप क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट मांगने जाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। ये सब कुछ होता है कि हाउ काम एंड कंपोज यू आर इन योर लाइफ। और ये पर्टिकुलरली तब होता है जब आप सुन रहे होते हैं और सुनते हुए चीजों को नोट कर रहे होते हैं। नोट्स ले भी सकते हैं आप, ना ज्यादा नोट्स ना लिया करें, लेकिन नोट्स ले भी सकते हैं। लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं और वो आपके चेहरे पे आता है ना, तो आप प्री निगोशिएशन की स्टेज पे ही हार जाते हो। चाहे वो जिंदगी में हो या बिजनेस में हो, तो आप वहीं हार जाते हो क्योंकि आपने वो सामने वाले बंदे को क्लू दे दिया, वो वहीं कन्वर्सेशन चेंज कर लेगा। सो आपने रिएक्ट नहीं करना। रिस्पॉन्ड क्या होता है? आपने इंफॉर्मेशन को सुना, समझा, एम्पैथी, मैंने इस पे एक अलग से लेक्चर आपको दिया है। एम्पैथी को अप्लाई किया कि यार इस बंदे ने ये बात बोली जो मुझे बुरी लगी, आखिर उसने ये क्यों बोली? लेट्स फिगर इट आउट फर्स्ट। टेक योर टाइम, फिगर इट आउट कि उसने ये बात क्यों बोली। जब आप अपने दिमाग को थोड़ा टाइम दे रहे होते हैं, आप थोड़ा गुस्सा ठंडा होता है, आप सामने वाले की सिचुएशन को समझते हो, तो फिर बहुत बेहतर हो जाता है। उस वक़्त जो जवाब देते हैं, आप उसको रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। वेल थॉट आउट, वेल प्लान्ड रिएक्शन को आप रिस्पॉन्ड कह सकते हैं। लेकिन ये जो इम्पल्सिवनेस होती है, ये लिसनिंग स्किल्स छोड़ें, ये तो आपके सारे करियर को तबाह कर सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। अब आपको लिसनिंग प्रैक्टिस भी मैंने बता दी, टेक्निक्स भी बता दी, इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गई, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने इसको फर्दर स्टडी करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, इंप्रूवमेंट टेक्निक्स लिखना है, टेस्ट वगैरह लेने हैं। जो टेस्ट का रिजल्ट हो तो वो मैं एलएमएस में एक ऑप्शन डाल रहा हूँ कि वहाँ पे आप जाके एक वॉलंटियरली आप कुछ असाइनमेंट जमा करा सकते हैं, जो मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर दूंगा। तो आपने अपने टेस्ट के रिजल्ट्स वहाँ जमा कराने हैं कि लिसनिंग स्किल्स के बाद आपकी रिटेंशन के जो टेस्ट थे वो कैसे रहे। अब आगे हम इंशाल्लाह मूव करेंगे राइटिंग स्किल्स की तरफ। थैंक यू।